आज की क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एक टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम देखते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, अर्थात दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, डॉट में हम लोग पढ़े थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ आपका क्रॉस है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग वेक्टर ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, तो इसके बारे में अध्ययन करना है। तो जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, इस प्रकार से मान लेते हैं, ये वेक्टर ए इसे मान लेते हैं और इसे वेक्टर बी मान लेते हैं, इसे वेक्टर बी मान लेते हैं। ठीक है, अब इस वेक्टर ए को बी की तरफ टर्न करते हैं, घुमाते हैं, तो तीसरा वेक्टर आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, अर्थात सी। अगर हम ए से बी की ओर फोर्स लगाएंगे, अर्थात ए क्रॉस बी करेंगे, तो आपका आंसर आएगा वेक्टर सी। यहां पर तीसरा पॉइंट आ जाएगा अगर दोनों के बीच में थीटा कोण है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है इस प्रकार से, एक इधर, अगर हम इस तरफ का फोर्स लगाएंगे तो यह फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा। कैसे? तीसरी तरफ, दो तरफ अगर फोर्स लगता है तो तीसरी तरफ बल काम कर रहा है। जिस प्रकार से इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब नट बोल्ट को हम कसते हैं, तो हम इस तरह का कसते हैं और फोर्स किस तरफ लगता है? फोर्स अंदर की ओर लगता है। यदि हम इस साइड से इस साइड नट को घुमाएंगे, उसके बोल्ट को घुमाएंगे, तो क्या होगा? उसका फोर्स अंदर की ओर लगेगा। अगर हम वेक्टर को इस उल्टा टर्न करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। अर्थात जब हम उसे कसेंगे तो फोर्स किस ओर? हम तो बल लगा रहे हैं इस ओर, कसने वक्त बल हम उस तरफ की ओर लगाएंगे, लेकिन फोर्स किधर लगेगा? अंदर की ओर, यानी कसाएगा अंदर की ओर। लेकिन अगर फोर्स हम इस प्रकार से लगाएं तो बल किधर काम करेगा? इधर नहीं काम करेगा, बल पीछे काम करेगा, अर्थात वह बाहर निकल जाएगा। इस तरह से अगर हम ए क्रॉस बी करें तो आपका फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा, ये आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी। और अगर हम बी क्रॉस ए करें, उल्टा करें, तो यह फोर्स नीचे की ओर काम करेगा और इसे हम बोलेंगे बी क्रॉस ए बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानना हम लोग को है। तो देखिए, यह वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है। अगर हम फोर्स लगाएंगे इस तरफ तो यह तीसरी तरफ एक दिशा इंडिकेट करेगा। अर्थात हम आई, अगर हम इस तरह से 3 डायमेंशन है, यह x है, y है, z है, तो x से y की ओर लगाएंगे तो z की ओर जाएगा, और अगर हम y से z की ओर लगाएंगे तो x की ओर फोर्स काम करेगा। अर्थात एक तीसरा दिशा में फोर्स काम करने लगता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको नट बोल्ट का दी, जब कसेंगे तो हम इस ओर का फोर्स लगाएंगे, लेकिन अंदर की ओर फोर्स लगेगा, और इस तरह से खोलेंगे उल्टा तो इस तरह से बल, इस ओर बल लगाएंगे, इस तरफ से इस तरफ, लेकिन फोर्स किधर? पीछे की ओर खुलेगा। तो वही बात यहाँ पर है। तो क्रॉस, तो समझते हैं। और तो मान लीजिए यहाँ से एक दो वेक्टर है, दो वेक्टर इस प्रकार से आप समझते हैं कि ये प्रकार दिया हुआ है, तो इससे अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो क्या होगा? लंबवत बनेगा। क्या बनेगा? लंबवत, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनेगा दो के बीच में अगर लंबवत खींचेंगे रेखा। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं और यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसके सामने जो पड़ा वो क्या पड़ गया? ये आपका हो गया कर्ण। जो सामने पड़ता है कर्ण होता है, और ये आप इसको लंब या ये कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब अर्थात ये हाइट, इसको हम मान लेते हैं, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो h बटे कर्ण,
कर्ण जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण का होता है, तो 90 के सामने पड़ेगा बी, अतः कर्ण आपका वेक्टर बी आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 देंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर वेक्टर v को हम मोड से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लंब बटे कर, लंब एक लंबाई है, किसी का रेखा के मैग्नीट्यूड है, मतलब सिर्फ परिमाण है, उसमें दिशा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग मोड लगा देंगे। तो यहाँ पर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड वेक्टर b और साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग फोर्स इधर से इस ओर लगा रहे हैं, तो पूरा जब फोर्स यहाँ तक पहुंचाएंगे तो इस एरिया को ये घेर लेगा और आगे भी एरिया को घेरेगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल हम मालूम करें, अगर यहाँ पर ये तो आपका हो जाएगा a क्रॉस b, तो यहाँ हो जाएगा a क्रॉस b हो जाएगा, ये तीसरा, क्योंकि हम इधर फोर्स लगाएंगे बल इधर काज करेगा, तो a क्रॉस b हो जाएगा। अगर हम इस एरिया का क्षेत्रफल निकालें तो इस एरिया का जो क्षेत्रफल होगा इसके इक्वल होगा, क्या होगा, a क्रॉस b के परिमाण के इक्वल होगा। परिमाण मतलब उसका वैल्यू, सिर्फ अंक, जैसे कि 3i है तो ये दिशा हो गया और 3 क्या हुआ, सिर्फ उसका वैल्यू हुआ, अंक हुआ, परिमाण हुआ, तो ये जो इसका एरिया जो होगा इसके परिमाण के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका परिमाण क्या होगा, मोड वेक्टर a क्रॉस b, और इसका क्षेत्रफल तो आधार 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या आप इसको कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर इसको इसे हम बढ़ा देंगे इस प्रकार से कर देंगे तो इस एरिया हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, पूरा एरिया जाएगा, ये पूरा एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, तो आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पर होगा मोड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू आधार। आधार आपका कौन सा होगा, ये काम करेगा आधार, क्योंकि यह लंब है, यह कर्ण है और ये आधार है, तो आधार आपका काम करेगा मोड वेक्टर a, ठीक है। और हाइट आपका ऊंचाई है इंटू h। क्लियर? तो यहाँ पर मोड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू मोड वेक्टर a, और यहाँ पर h का वैल्यू देखिए दिया हुआ है मोड वेक्टर b और साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अर्थात इसमें हम अगर बोले तो साइन रोके तो इस तरफ लेके आएंगे, तो मोड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और बटा में आपका आ जाएगा मोड वेक्टर a और मोड वेक्टर b इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक जो एरिया था ये त्रिभुज था, फिर त्रिभुज था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हुआ, अब प्लस फिर उस तरफ भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हुआ, तो ये हाफ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b गुने h 2 बार, तो 2 इंटू b गुने h, तो कट जाएगा, इसलिए सिर्फ b गुने h बचेगा, आधार गुने ऊंचाई ही बचेगा। क्लियर? चलिए, तो ये आपका फार्मूला हो गया कि मोड a क्रॉस b इज इक्वल टू मोड वेक्टर a इंटू मोड वेक्टर b इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर मोड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और बटे मोड वेक्टर a इंटू मोड वेक्टर b, यह साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ। जिस प्रकार से हम इससे पहले क्लास में हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाले थे, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी का चैप्टर है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल मतलब a क्रॉस b, तो यह क्या होता है, दो सदिश, इसको हम परिभाषा में बोल सकते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण। मोड लग गया तो परिमाण, तो क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उसके परिमाण के गुणनफल एवं साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका परिभाषा हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा आगे बताते हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर फार्मूला पढ़ें, एक मोड a क्रॉस b इज इक्वल टू मोड वेक्टर a इंटू मोड वेक्टर b इंटू साइन थीटा पर, ठीक है। और इसी से फार्मूला आपका निकल गया एक और, साइन थीटा बराबर आपका आ गया मोड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और बटे मोड वेक्टर a इंटू वेक्टर b, ये फार्मूला आपका निकल गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है,
कुछ इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि यदि यहाँ पर वेक्टर आई और क्रॉस आई हो, जिस प्रकार से हम लोग आई डॉट आई पढ़े हुए हैं, जे डॉट जे, इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आप लोग को एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा, एक आपका सर्किल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर दे दीजिए आई, ये आपका हो गया जे और ये आपका हो गया की। क्लियर? तो इस प्रकार से और इस प्रकार से, इस प्रकार से, अर्थात आई के बाद जे होता है, जे के बाद के होता है और के बाद आई होता है, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला शर्त होगा कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई सेम है, तो यहाँ पर 0 होगा। आपको याद होगा पिछली क्लास में आई डॉट आई 1 हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्रॉस है, तो वेक्टर आई क्रॉस आई मतलब सेम रहेगा, क्रॉस में तो 0 होगा। उसी प्रकार से वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे, ये भी 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से वेक्टर के क्रॉस वेक्टर की, ये भी 0 होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ गए कि जब समान रहेगा और उसका क्रॉस निकालने की बात होता है तो 0 होगा। अब आते हैं असमान की ओर। तो वेक्टर आई और क्रॉस वेक्टर जे, क्या यहाँ पर 1 होगा? जवाब आएगा नो, 1 नहीं होगा। तो क्या होगा? अभी जस्ट आप लोग पढ़े थे कि जब वेक्टर ए क्रॉस बी होता है तो तीसरा दिशा आता है। जिस प्रकार से हम नट को कसते हैं, तो अगर इस प्रकार से कसते हैं नट बोल्टों में, तो क्या होता है? फोर्स हम इस ओर का लगाते हैं, लेकिन बल इस ओर का कार्य करता है। अगर हम उल्टा चलेंगे तो पीछे नट खुलता हुआ पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से ए क्रॉस बी इक्वल टू सी तीसरा। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, आई क्रॉस जे है तो इसका कुछ तीसरा वैल्यू होगा, तो वह क्या होगा? तो देखिए आई और जे में क्या बच गया? अब केवल वेक्टर के बच गया। तो आप आई जे तो क्या बचेगा? की। उसी प्रकार से अगर जे और के हो, जे और के हो, तब आपका आंसर हो जाएगा जे के हो गया तो वेक्टर आई बच गया। जो बचा उसे लिख देना है। मतलब आई जे है तो क्या बचा? 3 गो तो है, आई है, जे है, के है। आई लिखाता है, जे लिखाता है और के लिखाता है। तो हम लोग आई जे लिख चुके तो केवल के बचा। जे के लिखे तो आई बच गया। उसी प्रकार से अगर हम के क्रॉस आई लिखेंगे तो के क्रॉस आई तो क्या बच गया? केवल जे बच गया, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा, मतलब आई क्रॉस जे तो के बचा है, लेकिन उल्टा करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे। अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस के आएगा। यह आप ध्यान दीजिएगा। मतलब ये बिल्कुल देखिए, अगर आई जे ये तीर की ओर है तो आई जे तो प्लस की, लेकिन उल्टा तीर के विपरीत, तीर इस तरफ का है और जे क्रॉस आई बोल रहे हैं, तो इसका जवाब माइनस के हो जाएगा। यहां पर आते हैं, अगर यहां पर के क्रॉस जे होता है, के क्रॉस जे होता है, तो इसका हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से आई क्रॉस के कहते हैं, आई क्रॉस के कहते हैं, तो इसका माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा इसे आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसको ध्यान से देखेंगे कि आई क्रॉस जे, जब सीधे देखिए आई क्रॉस जे यहाँ सीधी है तो हो जाएगा के होगा, लेकिन जे क्रॉस आई अगर उल्टा है तो क्या हो जाएगा? यह नेगेटिव इसका हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया आप लोग। अब देखिए कि एग्जाम्पल कुछ और समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि वेक्टर ए का मान दे दिया हमने 3 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे और प्लस 2 वेक्टर के, और वेक्टर बी का मान हमने दे दिया 5 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे और प्लस 6 वेक्टर के। इस प्रकार से दिया गया और आपसे कहा जाए, यहां देखना है, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने के लिए, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और विथ मोड ए क्रॉस बी। यहाँ पर 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है मोड ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी का मतलब समझते हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब हो गया, कोई तीसरा पॉइंट आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कुछ तीसरा अंक दिशा आएगा सी, और मोड का मतलब सिर्फ उसका परिमाण आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ रहेगा। आपसे कहेगा वेक्टर ए क्रॉस बी का मान निकालें और मोड ए क्रॉस बी का मान निकालें। ये क्वेश्चन आपका रहेगा, तो ध्यान से समझिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले समझिए, आपको यहाँ पर फॉर्मूले को याद रखना है कि सेम वाला 0 होता है और आई जे तो के होता है, लेकिन अगर उल्टा हो तो माइनस के होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बारे में जानना है। क्लियर? तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के क्रॉस, और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 5 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे और प्लस 6 वेक्टर के। क्लियर? क्रॉस करना है, तो क्रॉस करना है तो देखिए पहले हम इसे उठाएंगे और क्रॉस करेंगे सबके साथ। तो 3 5 15 हो जाएगा, 15 होगा। और फिर आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई 0, यहाँ लिखेंगे 0। अब इसको इसके साथ लेके जाएंगे, इसको हम लोग इसके साथ लेके जाएंगे। तो 3 दूना 6, क्या है 3 दूना 6, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। और आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, तो आई क्रॉस जे के होता है, आई क्रॉस जे के होता है, तो यहाँ होगा प्लस 6 के हो जाएगा। क्लियर? आप समझ रहे हैं कि 3 5 15 किए और आई क्रॉस आई 0 होता है। उसी 3 दूना 6 किए, तो 3 दूना 6 जब हुआ तो आप यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और आई क्रॉस जे, तो क्या हो गया कि। अब आगे देखते हैं, अब इसके साथ यह करेंगे तो 3 छक 18 और आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है, ये उल्टा हुआ कि सीधा हुआ, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, यह उल्टा हो गया क्योंकि आई क्रॉस के हो गया है। ठीक है, जस्ट बगल में हम करेंगे तो आई क्रॉस के उल्टा हो गया है। तो जब उल्टा होने पर देखिए आई क्रॉस के माइनस जे होता है, तो हो जाएगा माइनस वेक्टर जे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको वेक्टर बनाना है। तो आप समझ गए, हमने इसे आई को उठाया, इसे ही मल्टीप्लाई किया, इसे उठाया, इसे ही मल्टीप्लाई किया, इसे उठाया, इसे ही मल्टीप्लाई किया। तो 3 5 15 हुआ, आई क्रॉस आई 0 हो गया। उस तरह से 3 दूना 6 हुआ, आई क्रॉस जे के हो गया। और 3 छक 18 हुआ, आई क्रॉस के माइनस जे हो गया। उसी प्रकार से इसे अब करेंगे, अब यहाँ करेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जे क्रॉस आई, देखिए यहाँ देखिए सभी लोग देखिए, जे क्रॉस आई उल्टा हो गया, इसका मतलब माइनस वेक्टर के होगा। अब इसे इसके साथ, तो 4 दूना 8 और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको इसके साथ, तो 4 छक 24, 4 छक 24 और यहाँ पर जे क्रॉस के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जे क्रॉस के। यहाँ देखिए जे क्रॉस के, ये तो सीधा है, यहाँ पर जे है और क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के रहेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो प्लस आपका यहाँ पर आई हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए अब हम लोग 2 के उठाएंगे, तो 2 5 कितना होगा, 10 होगा। और के क्रॉस आई सीधा है तो क्या होगा, जे होगा, तो प्लस वेक्टर जे। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम उठाएंगे 2 दूना 4, यहाँ लिखेंगे 4। और यहाँ पर देखिए के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे उल्टा हो रहा है, के क्रॉस जे तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई। क्लियर? अब यहाँ पर 2 छक 12 और के क्रॉस के क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0, तो प्लस 12 इंटू 0। तो आपका क्या आंसर आया, तो आपका आंसर आया, यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर 6 के है, क्या है 6 के है, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर? तो आप सबसे पहले आई वाला स्टेप लिखिए। देखिए ये के है, यह जे है, यह के है, यह जे है और यह आई है और यहाँ पर आई है, 2 जगह आई है। तो यहाँ पर 24 आई में से 4 आई घट जाएगा, तो क्या बचेगा, आपका बच जाएगा 20 आई बचेगा। क्लियर? उसके बाद जे वाला स्टेप लिखना है।
तो जे वाला स्टेप कौन कौन है, जे यहाँ पर लिखा हुआ है और जे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो -18 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है जी, तो क्या हो जाएगा -8 क्या हो जाएगा -8 अब के वाला स्टेप, के देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये के लिखा हुआ है और के कहाँ लिखा हुआ है, और के आपका लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है। तो +6 और -20 अतः बचेगा -14 वेक्टर के। यह किसका वैल्यू आया, यह A क्रॉस B का वैल्यू आया। किसका आया, A क्रॉस B का वैल्यू आया। समझ गए, तो A क्रॉस B का वैल्यू आ गया 20 वेक्टर I -8 वेक्टर J -14 वेक्टर के। यह आया A क्रॉस B का वैल्यू आया। अब इसमें एक क्वेश्चन और था, मोड निकालने के लिए कहा था, इसका मोड, ठीक है, ये तो A क्रॉस B का माना है, इसका मोड। तो मोड निकालना आसान है, मोड A क्रॉस B फॉर्मूला ही चलेगा √x² y² z²। तो x² + y² + z²। तो आपका x का मान कहाँ से आएगा, i के बगल से, y का मान यहाँ से और z का मान यहाँ से। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस y² 88 64 और 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तो 6 4 10 और यहाँ पर हो गया 9 और 6 15 1 16 और 1 और 4 5 5 1 6 √660। यह आपका आंसर हुआ। ये किसका वैल्यू आया, मोड A क्रॉस B का, ठीक है। चलिए इसे नोट कर दीजिए और इसे हम कुछ और आगे बढ़ाते हैं आप लोग। तो अभी देखिए हम लोग A क्रॉस B का जो वैल्यू निकाले थे, यहाँ पर इतना निकाले थे और उसका परिमाण इतना निकाले थे, इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत लॉन्ग विधि से सॉल्व किए थे। अब इसे एक शॉर्ट विधि हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि A क्रॉस B लिखा हुआ है, A क्रॉस B लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देंगे, एक शॉर्ट तरीका। हम लोग को जिस प्रकार से थोड़ा देर पहले हम लॉन्ग विधि से सॉल्व किए, उस तरह से सॉल्व नहीं करना है। आपको सॉल्व किस तरह से करना है, थोड़ा ध्यान से दीजिए। तो A क्रॉस B अगर निकालना हो दो वेक्टर का, तो आप ऐसे लिखिए। उसके बाद यहाँ पर I J और K लिख दीजिए, क्लियर। अब I J K लिखा हुआ, तो पहले फर्स्ट वेक्टर के बगल में देखिए I के बगल में 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 4 तब 4 लिख दीजिए और 2 तब 2 लिख दीजिए। अगर नेगेटिव में रहेगा तो मैं से लिखिएगा। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर होता है -4, तो -4 लिखते जो होता है वैसे लिख देना है। अब यहाँ पर आइए नीचे B में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है, क्लियर। अब हम लोग क्रॉस निकालना है। थोड़ा देर पहले हम क्रॉस निकाले हैं, लॉन्ग विधि था, उससे शॉर्ट विधि। अब यहाँ पर आप लोग को डिटरमिनेंट्स का उपयोग करना है, मतलब अलजेब्रा में पढ़े हैं इसके बारे में। तो पहले हम लोग I लिखेंगे, वेक्टर I लिखेंगे, तो देखिए ये स्टेप और ये स्टेप ढक जाएगा। तो ढक जाएगा तो क्या क्या बचेगा, तो ये स्टेप ढक जाएगा, तो बचेगा 4 2 2 6, क्लियर। उसके बाद I के बाद क्या, मतलब हम लोग ये आपका R1 R2 R3, ये C1 C2 C3। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 को विस्तार कर रहे हैं। तो I, तो अभी क्या लिखेंगे, प्लस तो माइनस वेक्टर J लिखाता है। अब इस बार ये ढकेगा और ये ढकेगा, तो बचेगा, देखिए ये ढक गया, ये ढक गया, तो क्या बच गया 3 5 और 2 6 और प्लस वेक्टर के लिखेंगे, तो ये ढकेगा और ये ढकेगा, तो बचेगा कितना 3 4 5 2, क्लियर। ये ढका ये ढका। अब देखिए तो क्या आ गया, वेक्टर यहाँ पर I लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 चौका 24, माइनस बीच में होता है 4, माइनस वेक्टर J 6 तिया 18 -10 और प्लस यहाँ पर वेक्टर K लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस वेक्टर K लिखा हुआ है और 3 दूना 6 और -5 चौका 20। तो आपका क्या आ गया, 20 में से 4 गया तो बच जाए, सॉरी 24 में से 4 गया तो बच जाएगा 20 वेक्टर I और 18 में से 10 गया तो 8 बचेगा, तो -8 वेक्टर J और 20 में से 6 गया तो -14 वेक्टर K। यह देखिए आप आसानी से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी आपको उस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है, I क्रॉस J आदि करने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है। बाकी इसके बाद रहा मोड निकालने की बात, तो मोड आपका इसी प्रकार से निकलेगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए नोट कर लिए। अब देखिए आपसे ए क्रॉस बी पूछेगा, इस प्रकार से सॉल्व कर दीजिएगा। मोड पूछेगा तो आप मोड निकाल दीजिएगा, क्लियर। आपसे मोड वेक्टर ए का, तो मोड वेक्टर ए का मान निकाल दीजिएगा। मोड वेक्टर बी, तो मोड वेक्टर बी का मान निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यदि इसी क्वेश्चन में रह जाए कि आपको साइन थीटा का मान निकालिए, साइन थीटा बराबर भाट, इस क्वेश्चन में तो साइन थीटा बराबर भाट रहेगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए क्रॉस बी अब बटे मोड ए इंटू मोड बी, मतलब मोड ए क्रॉस बी चाहिए और मोड ए इंटू मोड बी चाहिए। तो इससे आपको पता चलता है कि जब आपसे यह साइन थीटा क्वेश्चन पूछा है, साइन थीटा आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो मोड ए क्रॉस बी अब बटे मोड ए इंटू मोड बी होता है। मतलब आपको इतना सारा प्रोसेस करना पड़ जाएगा यदि केवल साइन थीटा क्वेश्चन पूछ दिया तो। आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, और जब ए क्रॉस बी का वैल्यू आ जाएगा तो आपको मोड ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। और मोड ए क्रॉस बी का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अतः 400 और प्लस 64 और प्लस 196, तभी हम लोग जोड़े थे इसको, तो 6 4 10 और 9 6 15 1 16 4 1 5 1 660, यह इतना आ गया। अब उसके बाद चाहिए आपको क्या, मोड ए और मोड बी, अर्थात अगर केवल साइन थीटा पूछ दिया तो आपको केवल ए क्रॉस बी पूछा तो निकाल के छोड़ दीजिए, लेकिन अगर साइन थीटा पूछेगा क्वेश्चन में तो आपको ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, फिर उसका मोड करना पड़ेगा, और नीचे में मोड ए मोड बी भी निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऊपर में ही मोड ए, तो मोड ए का मान कितना दिया हुआ है, वेक्टर ए का मान देखिए 3 वेक्टर आई दिया हुआ है, प्लस 4 वेक्टर जे दिया हुआ है, प्लस 2 वेक्टर के दिया हुआ है। इसका मोड निकालना है, तो मोड निकालना तो अंडर रूट ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, सर करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपका x का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा 3, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 9 25 और 25 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 29। ठीक है, उसी प्रकार से हमको मोड वेक्टर भी चाहिए, तो मोड वेक्टर बी चाहिए, तो आपको वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपका वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ 5 वेक्टर आई और प्लस 2 वेक्टर जे और प्लस 6 वेक्टर के। तो मोड वेक्टर बी का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू इसमें 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, 40 और 20 25 65 अंडर रूट 65। ठीक है, 36 4 40 और 40 और 25 कितना हो जाएगा रूट 65। तो यह मोड वेक्टर बी का मान आ गया। आप आराम से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो आप इस स्टेप को पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर मान रख दीजिएगा। तो इसका मान देखिए अंडर रूट 660 आया है, और बटा में इसका मान आया है मोड ए का रूट 65 इंटू यह आया रूट 29। आपको काटना है काट सकते हैं, नहीं काटना है छोड़ सकते हैं, या आपका आया साइन थीटा का वैल्यू। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मोड ए क्रॉस बी का मान, तो मोड ए क्रॉस बी का मान के लिए देखिए मोड ए क्रॉस बी का मान निकल गया, सिर्फ ए क्रॉस बी का मान, तो ए क्रॉस बी का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं, साइन थीटा तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और कुछ देखते हैं हम लोग, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहां पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अगर यहां पर वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी, अर्थात वेक्टर ए और बी के बीच में 90 का कोण हो, कितना कोण हो 90 डिग्री का कोण हो, यह वेक्टर ए मान लेते हैं और यह वेक्टर बी मान लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर देखिए क्या होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फार्मूला यहाँ पर मोड वेक्टर ए और यहाँ पर मोड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है, और थीटा के स्थान पर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है मोड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अतः वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी। अतः यदि दोनों के बीच में 90 का कोण हो
तो मोड ए क्रॉस बी का मान कितना होगा, मोड ए इंटू मोड बी के बराबर हो जाएगा। ये समझ गए। दूसरा आते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अगर वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, अर्थात वेक्टर ए यहाँ है और वेक्टर बी दोनों समानांतर है, तो जब समानांतर होगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से मोड वेक्टर ए या क्रॉस बी दे सकते हैं फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं, बराबर मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी साइन 0 डिग्री, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 इंटू पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो मोड बोलिए, ये बोलिए क्या हो जाएगा, 0। तो आपको याद रखना है कि अगर ए परपेंडिकुलर बी हो तो ए क्रॉस बी का मान मोड ए इंटू मोड बी होता है। और अगर आपका इस प्रकार से हो, दे दीजिए, अगर आपका ए क्रॉस बी दोनों पैरेलल हो, दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण हो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। कुछ और टॉपिक बताते हैं आप लोगों को। तो देखते हैं, आप टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में कभी कोई पूछता है इसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि एक इस प्रकार से वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर ए और यह दिया हुआ है वेक्टर बी, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण हुआ, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है मान लेते हैं, और ये त्रिभुज का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर कोण कितना है, थीटा बना हुआ है। कितना कोण बना हुआ है, थीटा कोण बना हुआ है। तो इस तरह से मान लेते हैं त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यह वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल फार्मूला कैसे निकलेगा, तो पहले हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं और यहाँ पर देते हैं 90 डिग्री। पता है समकोण जब खींचेंगे तो 90 डिग्री होगा। और यह आपका हो गया, इसे हम मान लेते हैं हाइट, ये ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है थीटा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा बराबर, अगर यहाँ ए है, बी है, सी है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका यहाँ पर देते हैं डी, तो ए डी लंब, अब बटे कर्ण, समकोण की जो सामने होता है उसे कर्ण बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू ए डी आपका एच है और ए बी आपका वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी जो एक परिमाण है, अंक मान है, उसकी दिशा नहीं है, यहाँ पर हम लोग मोड लगा देंगे। तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू हो जाएगा मोड वेक्टर बी और साइन थीटा, मोड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई होता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, आधार गुनी ऊंचाई। यह वेक्टर ए यहां से लेकर यह पूरा वेक्टर ए, क्लियर। चलिए अब यहां पर देखते हैं, तो 1/2 आधार काम करेगा आपका ये वाला, तो वेक्टर ए लिखाएगा, क्रॉस यहाँ चलेगा, ऊंचाई आपका क्या है, h, ऊंचाई क्या आपका है, h है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 1/2 और यहाँ पर आपका हो गया a क्रॉस h का मान मोड वेक्टर b और साइन थीटा, मोड वेक्टर b इंटू साइन थीटा, किसका मान हो गया, h का मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप पहले से फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन थीटा बराबर मोड a क्रॉस b और बटा में मोड वेक्टर a इंटू मोड वेक्टर b। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू रख लीजिए, यहाँ क्या कीजिए, साइन थीटा का वैल्यू रख लीजिए। तो 1/2 यहाँ पर हो गया वेक्टर a और यह आधार है, आधार भी मैग्नीट्यूड ही होगा। यहाँ पर देखिए मोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप आधार गुना ऊंचाई अंक लिख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, अंक में होता है। तो यहाँ पर आपका मोड ए लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोड ए, यहाँ पर हो गया मोड ए क्रॉस और यहाँ पर मोड बी, ठीक है, इंटू कर सकते हैं। और यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना होता है, देखिए दिया हुआ है, मोड ए क्रॉस बी और बटा में मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। तो मोड ए से मोड ए कट गया और मोड बी से मोड बी कट गया, तो क्या बच गया, 1/2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अर्थात अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कहे तो आप पहले ए क्रॉस बी
फादरी पहले आप पढ़ें, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और उसका मोड निकाल दीजिए, उसे 2 से भागा दे दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको कम आएगा। चलिए यहाँ टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसे भी जान लेते हैं। फादरी पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जाने, जिसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए क्रॉस बी। ये आप निकाल दीजिएगा तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर आपका है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम 2 वेक्टर बनाते हैं, इसे मान लेते हैं वेक्टर ए, ऐसे मान लेते हैं वेक्टर बी। यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है और यहाँ पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं, ठीक है, लंबवत रेखा खींचते हैं, लंबवत मतलब 90 कोण बनाएगा और यहाँ से एक समांतर चतुर्भुज बनाना है इसको, ठीक है, इस प्रकार से मान त्रिभुज बनाना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इससे, यहाँ पर ए लिखते हैं, बी सी डी, ठीक है। थोड़ा सा रफ में त्रिभुज ए सी डी से, तो यहाँ पर देखिए ये हाइट है, ऊंचाई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर लंब ए सी बटे कर्ण समकोण के जो सामने होगा ए डी। तो साइन थीटा बराबर ए सी का जो वैल्यू होगा एच होगा और ए डी का वैल्यू क्या होगा, ए डी का वैल्यू मोड वेक्टर बी होगा। किसका अंक होता है, मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ परिमाण होगा। अब यहाँ पर h इक्वल टू हो जाएगा मोड वेक्टर b और साइन थीटा। क्लियर। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आपका आधार जो हो जाएगा ये काम करेगा, यानी कि मोड वेक्टर ए काम करेगा। क्लियर। और ऊंचाई आपका काम करेगा हाइट h। अब यहाँ पर मोड वेक्टर ए इंटू हाइट इक्वल टू दिया हुआ है मोड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। आप पहले से जानते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर, आप पहले फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका मोड वेक्टर ए और इंटू मोड वेक्टर बी और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बटा में मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। मोड ए से मोड बी से मोड बी कट गया, मोड ए से मोड ए कट गया। तो आपका क्या आ गया, अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया सिर्फ मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर आप मोड ए क्रॉस बी निकाल देते हैं तो यह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ टॉपिक है आपका एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन। आप लोग दिक् कोसाइन के बारे में थोड़ा पढ़े हुए हैं, जिसे हम लोग एल एम एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि तीनों का वर्गों का योग जो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी पढ़े हैं। और एल बराबर होता है कॉस अल्फा और एम बराबर होता है कॉस बीटा और एन बराबर होता है कॉस गामा, ये आप पढ़े हुए हैं। तो ये जो हो गया आपका दिक् कोसाइन को एल एम एन या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से इंडिकेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन। तो समझिए, जैसे कि आपका जो डायमेंशन होता है 3 डायमेंशन इस प्रकार से होता है, यह आपका x हो जाएगा, यह आपका y हो जाएगा, यह आपका z। और तीनों आपस में जो होता है यह 90 डिग्री के कोण पर रहता है, यह भी 90 डिग्री के कोण पर रहता है और यह भी 90 डिग्री के कोण पर रहता है। यहाँ पर आपका बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है, 3 डायमेंशन के मतलब हुआ, जैसे देखिए ये और ये 3 डायमेंशन के रूप में है, ठीक है, इस तरह से। तो आपका ये जो इधर आ रहा है x अक्ष हो गया और ये जो जा रहा है y अक्ष, ये z अक्ष। तो इस दोनों के बीच में कितने कोण बन रहा है, 90 का। इस दोनों में कितने कोण बन रहा है, 90 का। और इस दोनों में कितना कोण बन रहा है, 90 का। यानी तीनों आपस में 90 डिग्री कोण पर रहता है, ठीक है। तो ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष।
तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, आप समझ गए कि तीनों साथ 90 का कोण बना हुआ है। अब यहाँ पर कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष, मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष की दिक् कोसाइन। तो पहले हम एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन निकालते हैं। तो दिक् कोसाइन आपको क्या बताए थे, हम बताए थे दिक् कोसाइन कि अगर एक इस तरह से 3 डायमेंशन में इस प्रकार से दिया हुआ है एक्स, यह वाई और यह जेड, यह मूल बिंदु है। तो एक ऐसी रेखा, एक ऐसा लाइन जो एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता हो, और उसे हम दिक् कोण कहते हैं, और उसके साथ कॉस लगा दें तो दिक् कोसाइन कहते हैं, दिक् कोसाइन कहते हैं। तो ये आपका दिक् कोसाइन हुआ। तो यहाँ पर कहता है एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन, मतलब जो रेखा इधर खींचे हैं, इधर ना खींच करके कोई अक्ष पर है। ये जो दिक् कोसाइन हम लोग वेक्टर आर से इंडिकेट कर रहे थे, यह किसी अक्ष पर है। तो मान लीजिए कि अगर वह एक्स अक्ष पर है, तो अगर यह एक्स अक्ष पर है दिक् कोसाइन, मतलब वेक्टर आर मान लेते हैं एक्स अक्ष पर, तो आपका एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा। अगर इस रेखा को हम उठा करके इसी पर रख दें, एक्स अक्ष के ऊपर ही रख दें, तो एक्स अक्ष के ऊपर रख दें, आप समझ जाइएगा कि एक्स अक्ष के साथ मतलब अल्फा का जो मान होगा वह हो जाएगा 0 डिग्री। अगर एक्स अक्ष कह देगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बना देगा, क्योंकि इसी पर आ गया है और यहाँ पर आ गया। और इसके साथ वाई के साथ क्या कोण बनेगा, 90। जिस प्रकार से देखिए, जब एक्स के साथ 90 का कोण बन रहा तो यहाँ पर जो रेखा आएगा उसके साथ भी 90, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और गामा का मान कितना हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या करें, तो कोण हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, कि अगर दिक् कोसाइन जो एक्स अक्ष पर हो तो एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन को एल एम एन से इंडिकेट, जहां की एल बराबर होता है कॉस अल्फा। क्या होता है, कॉस अल्फा। और यहाँ पर आपका देखिए अल्फा का मान 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए एम का मान क्या दिया हुआ है, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू बीटा के स्थान पर 90 डिग्री, तो आपका हो जाएगा कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री 0 होता है। इस तरह से एन, तीसरा एन इक्वल टू होता है कॉस गामा, कॉस गामा, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा गामा का मान 90 डिग्री, तो इसका मान 0। तो एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन, तो एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन क्या हो गया, यहाँ दिखाई देगा, एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन, कोसाइन क्या होता है, एल एम एन, कोसाइन साइन, ठीक है। क्या होता है दिक् कोसाइन, एल एम एन, तो क्या क्या हो गया है, एल एम एन, एल आपका हो गया है, एल हो गया है 1, एम हो गया है 0 और एन हो गया है 0। यानी कि आपका इससे क्वेश्चन रहता है कि एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन क्या होगा, तो एक्स का मान 1 होगा, बाकी का मान 0 होगा। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन कह दिया वाई अक्ष की दिक् कोसाइन क्या होगा, तो वाई अक्ष की दिक् कोसाइन हो जाएगा, ये तो हो गया एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन। अब इसी प्रकार से बाई पर चला जाएगा, तो जिस प्रकार से एक्स पर था तो एक्स वाला एक्स बाई जेड, यहाँ हुआ एक्स, यहाँ हुआ बाई, यहाँ हुआ जेड, तो एक्स का मान 1 रहा क्योंकि एक्स अक्ष पर था। अगर यह बाई अक्ष पर रहेगा तो बाई अक्ष का मान 1, बाई का मान 1 रहेगा। अगर जेड का मान रहेगा तो जेड अक्ष पर, जेड पर हो जाएगा 1। इस तरह से एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन 1 0 0 हो गया, तो बाई अक्ष की दिक् कोसाइन या दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 0 1 0, याद रखना है। और जेड अक्ष की दिक् कोसाइन, जेड अक्ष की दिक् कोसाइन या कोसाइन, दिक् कोसाइन, ये क्या हो जाएगा, तो जेड अक्ष बोला है तो यहाँ पर 0 0 1, क्योंकि जेड अक्ष पर रह जाएगा, जब यह एक्स वाई जेड पर रह जाएगा तो जेड पर यह आपका दिक् कोसाइन रह जाएगा, तो जेड के साथ 0 का कोण बनाएगा, अब बाकी के साथ 90 का कोण बनाएगा, तो जिसके साथ 0 का कोण बनाएगा वहां पर मान 1 हो जाएगा। तो यह आपका हो गया एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन, यह हो गया वाई अक्ष की दिक् कोसाइन, और यह हो गया जेड अक्ष की दिक् कोसाइन। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहता है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो सदिश इतना और इतना से बना है। तो देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप स्वतः जानते हैं। समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मोड ए क्रॉस बी, ठीक है। यही अगर त्रिभुज होता तो सिर्फ बाहर में 1/2 लगता, उसमें भी ए क्रॉस बी निकालना पड़ता है। अब देखिए इसमें तो ये आपका ए का मान हो जाएगा, वेक्टर ए का मान हो जाएगा आपका कितना, वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, और वेक्टर बी का मान कितना हो जाएगा 3 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे और प्लस 2 वेक्टर के। आपको मोड ए क्रॉस बी निकालना है, तो मोड ए क्रॉस बी निकालने से पहले आप लोग को वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, आप यहाँ से लिखिए वेक्टर आई जे और के। तो आई के बगल में क्या है 1, जे के बगल में -2, के बगल में 3 दिया हुआ है। और यहाँ पर आइए 3 2 2। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आई बाहर करेंगे, तो बाहर करेंगे तो ये बचेगा और ये ढकेगा, मतलब ये ढकेगा ये ढकेगा, तो क्या बचेगा -2 3 2 2। आई के बाद माइनस जे, तो ये ढक गया ये ढक गया, तो बच जाएगा 1 3 3 2। फिर प्लस माइनस प्लस राइट, वेक्टर के, तो वेक्टर के आपका ये ढक जाएगा ये ढक जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या 1 -2 3 2, इस तरह से। तो आपका क्या हो गया वेक्टर आई, तो 2 दूना -4 और यहाँ पर 3 दूना -6, यहाँ हो गया माइनस वेक्टर जे और 2 एकम 2 और 3 तिया 9, प्लस वेक्टर के और 2 × 1 2 और 3 दूना तो +6 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा -10 वेक्टर आई, और ये 2 में से 9 गया तो 7 बच गया, तो +7 वेक्टर जे और 6 2 +8 वेक्टर की। ये तो आया आपका किसका वैल्यू, ए क्रॉस बी का वैल्यू आया। लेकिन हमें क्षेत्रफल जो होता है मोड ए क्रॉस बी होता है, यानी इसका मोड निकालना पड़ेगा। तो यह x हो गया, यह 7 y हो गया और यह z हो गया। तो मोड निकालना है, तो मोड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √x² + y² + z², जहां आपका x का वैल्यू हो जाएगा -10, y का वैल्यू हो जाएगा j के बगल में 7 और z का वैल्यू हो जाएगा 8। तो √ यहाँ पर x का वैल्यू -10 का स्क्वायर और y का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर और z का वैल्यू 8 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 100 + 49 + 64, कुल जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 60 40, यहाँ भी 100 200 9 और 4 13, मतलब कि 213 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। वर्गमूल अगर निकल सकता है नहीं तो छोड़ दीजिए। तो 9 4 13 और 6 4 10 और 10 1 11 और 1 1 2, यह आपका किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यह समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से आप जो भी एक्सरसाइज है उससे बनाइए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।